मिशन केन्या। कहानी शुरू होती है आर्मी ऑफिसर क्रिस से, जो केन्या में एक टॉप सीक्रेट मिशन पर होता है। उसका मिशन था तालिबान टेररिस्ट के कब्जे से 4 हॉस्टेजेस को बचाना। लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो पता चलता है कि उनमें से 3 लोग पहले ही मारे जा चुके होते हैं और सिर्फ एक हॉस्टेज जिंदा बचा होता है। सिचुएशन देखकर उसके सीनियर्स तुरंत ऑर्डर देते हैं कि मिशन कैंसिल करो और वापस आ जाओ। उनके हिसाब से एक आदमी के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन क्रिस ऑर्डर्स को इग्नोर करता है और अकेला ही उस हॉस्टेज को बचाने निकल पड़ता है। वो एक एक करके सब टेररिस्ट को खत्म कर देता है। आखिर में हॉस्टेज सिर्फ एक टेररिस्ट के कब्जे में होता है। टेररिस्ट धमकी देता है, फौरन हेलीकॉप्टर बुलाओ वरना इसका सर उड़ा दूंगा। क्रिस जानता था कि एक छोटी सी गलती भी हॉस्टेज की जान ले सकती है, इसलिए वो बिल्कुल काम रहता है। अपनी गन नीचे रख देता है और कहता है, ठीक है, मुझे फोन दो ताकि मैं हेलीकॉप्टर बुला सकूं। जैसे ही टेररिस्ट टेबल पर रखे फोन की तरफ इशारा करता है, क्रिस बिजली की स्पीड से अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देता है। हॉस्टेज की जान बच जाती है, लेकिन इस मिशन के दौरान क्रिस खुद भी गोली लगने की वजह से पूरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इटली वेकेशन। मिशन कंप्लीट होने के बाद क्रिस अमेरिका लौट आता है। वो अपनी वाइफ जेसिका के साथ कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए दोनों इटली वेकेशन पर चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब क्रिस उठता है तो जेसिका कहीं नजर नहीं आती। वो उसे आवाज लगाता ही है कि अचानक कुछ आर्म्ड मैन उस पर अटैक कर देते हैं। क्रिस अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की मदद से सबको बुरी तरह हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, पीछे से एक आदमी उसकी गले में एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा देता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर क्रिस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एलेक्स का सवाल। होश आने पर क्रिस खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। उसके हाथ और पैर मजबूती से बांध दिए गए होते हैं, इसलिए वो हिल भी नहीं सकता। तभी एक आदमी उसके सामने आता है और अपना नाम एलेक्स बताता है। एलेक्स का सिर्फ एक ही सवाल था, कीनिया वाले हॉस्टेजेस की इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसने दी थी? क्रिस कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। फिर वो क्रिस की वाइफ जेसिका को उसके सामने लेकर आता है। उसके सर पर प्रेशर गन रखकर वही सवाल दोबारा पूछता है। क्रिस मजबूर था, क्योंकि उसे वाकई कुछ नहीं पता था। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना होता है, मुझे मिशन के पीछे की डिटेल्स कभी नहीं बताई जाती। लेकिन एलेक्स को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और बिना एक सेकंड सोचे वो जेसिका को क्रिस की आंखों के सामने गोली मार देता है। जेसिका की मौत देखकर क्रिस पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वो एलेक्स से कहता है, मुझे भी मार दो वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एलेक्स सिर्फ मुस्कुराता है और अगले ही पल क्रिस की सीने में भी गोली उतार देता है। नई जिंदगी। अब हम देखते हैं कि क्रिस एक सुपर हाईटेक मशीन से कनेक्टेड पड़ा हुआ है। हैरानी की बात ये थी कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो जिंदा था। जैसे ही उसे होश आता है, वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस लूज करके नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में पूछता है, मैं हूँ कहाँ? तभी एक लेडी उसके पास आती है और उसे एक एडवांस लेबोरेटरी में ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर माइक से होती है। माइक बताता है, ये RST फैसिलिटी है, यहाँ हम लोग इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। क्रिस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे अपनी पास्ट की कोई भी बात याद नहीं आ रही होती। सच बताने से पहले डॉक्टर माइक उसे उसका नाम, मिलिट्री रैंक और सीरियल नंबर पूछता है। क्रिस पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी याद नहीं आता। तब डॉक्टर माइक उसे एक शॉकिंग सच बताता है, तुम्हारी बॉडी हमें US मिलिट्री ने डोनेट की थी। अगर हम तुम्हें यहाँ ना लाती तो आज तुम किसी कब्रिस्तान में दफन होती। ये सुनते ही क्रिस की होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मुझे याद है मैं इंजर्ड हुआ था, लेकिन मैं मरने वाला नहीं था। फिर मेरी बॉडी डोनेट कैसे हो गई? उसे यकीन था कि कोई ना कोई घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन माइक की असिस्टेंट लीसा बताती है कि मिलिट्री सिर्फ उन लोगों की बॉडीज डोनेट करती है जिनकी पहचान करने वाला कोई नहीं होता। मतलब रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्रिस का इस दुनिया में कोई अपना बच्चा ही नहीं था। डॉक्टर माइक फिर कहता है, तुम हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो। पहली बार हम किसी इंसान को सच में नई जिंदगी देने में कामयाब हुए हैं। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो अचानक क्रिस के हाथ में चाकू घुसा देता है। क्रिस शॉक में देखने लगता है, क्योंकि उसके हाथ से खून नहीं निकलता, उसकी जगह काले रंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं। जब उसकी टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो क्रिस अपनी ही बॉडी के अंदर लाखों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को घूमते हुए दिखता है। ये पार्टिकल्स पल भर में उसका जख्म ठीक कर देते हैं। डॉक्टर माइक बताता है कि इन एडवांस्ड पार्टिकल्स को नैनाइट्स कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी पावर ये है कि अगर बॉडी को कोई सीरियस इंजरी हो तो ये तुरंत डैमेज टिश्यू को रिपेयर करके इंसान को वापस ठीक कर देते हैं। क्रिस फिर एक लैबोरेटरी रैट को देखता है, जिसकी बॉडी के अंदर भी वही नैनाइट्स चमक रही होती हैं, सुपर सोल्जर्स।
डॉक्टर माइक क्रिस को लैब का बाकी हिस्सा दिखाता है और बताता है कि सिर्फ क्रिस ही नहीं बल्कि और भी लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से नई जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले वो एक लैबोरेटरी माउस दिखाता है। माइक कहता है इस माउस को कैंसर था, लेकिन नैनाइट्स उसकी बॉडी के अंदर डिजीज से लड़ रही हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम कई एनिमल्स को क्योर कर चुके हैं। फिर माइक अपनी खुद की कहानी बताता है। कभी वो नेशनल लेवल का टेनिस चैंपियन था, लेकिन कैंसर की वजह से डॉक्टर्स को उसका एक हाथ काटना पड़ा। लेकिन माइक ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके बैठने की बजाय साइंस का सहारा लिया। उसने अपने लिए एक नया रोबोटिक आर्म डिजाइन किया जो उसकी असली हाथ से भी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद उसने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से और भी लोगों की जिंदगी बदल दी। उसकी असिस्टेंट लीसा के विंड पाइप में एक स्पेशल ब्रीदिंग डिवाइस लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी। फिर क्रिस की मुलाकात जेसन से होती है। इराक में बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जेसन अपनी दोनों आंखें खो चुका था, लेकिन माइक ने उसकी चेस्ट के अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक कैमरास फिट कर दिए थे। अब जेसन सिर्फ देख ही नहीं सकता था, बल्कि वो ऐसी चीजें भी देख लेता था जो नॉर्मल इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती। इसके बाद क्रिस मिलता है ल्यूक से। अफगानिस्तान वॉर में ल्यूक अपनी दोनों टांगे खो चुका था, लेकिन माइक की टेक्नोलॉजी ने उसे दोबारा चलने लायक बना दिया। माइक कहता है हम सिर्फ लोगों को जिंदा नहीं रखती, हम उन्हें पहले से भी बेहतर बना देते हैं। और फिर वो मुस्कुराकर क्रिस की तरफ देखता है। तुम हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हो, एक ऐसा आदमी जो मर चुका था और फिर दोबारा जिंदा हुआ। ये सब देखने के बाद क्रिस कुछ देर अकेला रहना चाहता था। वो अपने रूम में जाकर अपनी पुरानी जिंदगी याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ धुंधली सी इमेजेस नजर आती हैं। रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाइटमेयर्स उसे डराकर जगा देते हैं। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो जिम चला जाता है। जैसे ही वो पंचिंग बैग पर एक पंच मारता है, उसका हाथ सीधा पंचिंग बैग की आर पार निकल जाता है। क्रिस खुद अपनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो कंक्रीट की एक मजबूत पिलर पर मुक्का मारता है। उसका हाथ जख्मी जरूर होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में नैनाइट्स उस इंजरी को पूरी तरह रिपेयर कर देते हैं। अब वो डंबल्स उठाकर अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करता है। 100 किलो की हैवी वेट्स भी उसके लिए बच्चों के खिलौनों की तरह हल्के लगते हैं। अब क्रिस को समझ आ रहा था कि वो पहली जैसा इंसान बिल्कुल नहीं रहा। यादों की वापसी। इसी सोच में डूबा हुआ क्रिस बाहर निकलता है और देखता है कि लीसा स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है। लीसा मुस्कुराकर पूछती है अभी तक सोई नहीं? क्रिस कहता है कि उसे बार बार बुरे सपने आ रहे हैं। लीसा को ये बात अजीब लगती है। वो कहती है जब तुम्हें अपना पास्ट ही याद नहीं तो नाइटमेयर्स किस बात की? क्रिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उसका मूड चेंज करने के लिए लीसा उसे एक बार ले जाती है। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और क्रिस का माइंड थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। लेकिन तभी स्पीकर्स पर एक गाना बजना शुरू होता है और उस गाने को सुनते ही क्रिस के सर में अचानक तेज दर्द उठता है। अगले ही पल उसके दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। उसकी सारी यादें एक के बाद एक वापस आने लगती हैं। उसे याद आ जाता है कि उसकी वाइफ जेसिका को उसके सामने किसने मारा था, और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसका किलर कौन था। लीसा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब क्रिस के लिए सिर्फ एक ही मिशन था, अपनी वाइफ के किलर से बदला लेना। टारगेट एलेक्स। क्रिस बिना किसी की बात सुने आरएसटी फैसिलिटी छोड़कर निकल पड़ता है। डॉक्टर माइक पीछे से चिल्लाता रहता है क्रिस तुरंत वापस आओ, लेकिन क्रिस की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, एलेक्स। डॉक्टर माइक तुरंत क्रिस की ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर पर चेक करता है। उसे पता चलता है कि सिर्फ एलेक्स का नाम याद आते ही क्रिस की न्यूरॉन्स फुल स्पीड से एक्टिवेट हो गए हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलेक्स एक डेंजरस टेररिस्ट था जिसने अनेक इनोसेंट लोगों की जान ली थी। लेकिन क्रिस अब पहले वाला इंसान नहीं था। उसकी बॉडी में मौजूद नैनाइट्स उसे पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो ऑनलाइन मौजूद एलेक्स की सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेता है। फिर वो इंटरपोल की सीक्रेट फाइल्स भी हैक कर देता है। उसके बाद पूरा क्रिमिनल डेटाबेस सर्च करता है। डॉक्टर माइक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब इलीगल है, लेकिन क्रिस के लिए कानून से ज्यादा जरूरी बदला था। आखिर उसे पता चल ही जाता है कि एलेक्स इस वक्त हंगरी में छुपा हुआ है। माइक हैरानी से पूछता है वहां जाओगी कैसे? ना पासपोर्ट है ना वीजा। क्रिस बस पास रखे एक एयरक्राफ्ट का मैनुअल उठाता है, 2 मिनट के अंदर पूरी किताब पढ़ लेता है और सिर्फ 2 मिनट में ही वो प्लेन उड़ाना भी सीख जाता है। एक ऐसी स्किल जिसे हासिल करने में नॉर्मल पायलट्स को सालों की ट्रेनिंग लगती है। हंट बिगिंस। दूसरी तरफ एलेक्स भी बुरी तरह डरा हुआ था। उसे किसी तरह खबर मिल चुकी थी कि कोई उसका शिकार करने आ रहा है,
इसलिए वो तुरंत अंडरग्राउंड हाइडआउट में चला जाता है। लेकिन क्रिस के लिए किसी को छुपना इतना आसान नहीं था। वो पूरे जीपीएस नेटवर्क को स्कैन करना शुरू कर देता है। हजारों व्हीकल्स को एनालाइज करने के बाद आखिर उसे 5 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय मिलता है और उनमें से एक गाड़ी में एलेक्स मौजूद था। कॉन्वॉय बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक टनल में एंटर करता है। तभी अचानक टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। एलेक्स के बॉडीगार्ड्स फौरन नीचे उतरते हैं ताकि सिचुएशन चेक कर सकें। इसी बीच एक ट्रक फुल स्पीड में उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले ही ट्रक सीधा उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। जोरदार एक्सप्लोजन के साथ ट्रक उलटकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। मजबूरन बॉडीगार्ड्स गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। उन्हें आसपास सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो ड्राइवर को ढूंढने लगते हैं, अचानक क्रिस उनके सामने आ जाता है और बिना वक्त गवाए उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन एलेक्स की गाड़ी कंप्लीटली बुलेट प्रूफ थी, इसलिए एक भी गोली उस तक नहीं पहुंच पाती। बॉडीगार्ड्स भी तुरंत जवाब में क्रिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। एलेक्स जोर से चिल्लाता है, गाड़ी स्टार्ट करो, यहाँ से फौरन निकलो। एलेक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। असल में क्रिस पहले ही कार की इंजन पर इतना जबरदस्त पंच मार चुका था कि हुड के अंदर सब कुछ डैमेज हो गया था। बॉडीगार्ड्स को लगा था कि क्रिस मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आते हैं, क्रिस अचानक उठ खड़ा होता है और पलक झपकते ही उन सब पर टूट पड़ता है। कुछ ही लम्हों में वो एक एक करके सब बॉडीगार्ड्स को खत्म कर देता है। ये मंजर देखकर एलेक्स की रूह तक कांप उठती है। वो फौरन अपने एक पावरफुल दोस्त को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन इस बार कोई भी क्रिस को रोक नहीं पाता। लड़ाई के दौरान क्रिस की बॉडी पर अनेक गोलियां और गहरे जख्म लगते हैं, लेकिन हर बार नैनाइट्स तुरंत उसकी वुंड्स रिपेयर कर देते हैं। लगातार पावर यूज करने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर नैनाइट्स चमकने लगते हैं। तभी एक आदमी उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक देता है। जोरदार एक्सप्लोजन क्रिस को दूर उछाल देता है। सबको लगता है कि इस बार वो बच नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद क्रिस फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। बॉडीगार्ड्स उसके सीने पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जेसिका के किलर को किसी भी कीमत पर खत्म करना। आखिरी हिसाब। एक बॉडीगार्ड एलेक्स को यकीन दिलाता है कि क्रिस कभी भी बुलेट प्रूफ कार के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन क्रिस के पास एक और डेंजरस प्लान था। वो एक बॉडीगार्ड को पकड़ता है, उसके साथ ग्रेनेड चिपका देता है और उसे सीधा कार की विंडो से टकरा देता है। अगले ही पल ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाता है। अब एलेक्स बिल्कुल बेसहारा था। क्रिस उसे खत्म करने ही वाला होता है कि पीछे से एक गार्ड उसके चेहरे पर गोली मार देता है। गोली लगते ही उसका जबड़ा टूटकर अलग हो जाता है, लेकिन अगले ही पल नैनाइट्स अपना कमाल दिखाते हैं। टूटा हुआ जबड़ा तुरंत वापस जुड़ जाता है। क्रिस बिना रुके उस बॉडीगार्ड को भी मार देता है। अब सिर्फ एलेक्स जिंदा बचा था। एलेक्स घबराकर कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, माइक ने तुम्हें मेरे बारे में जो बताया है सब झूठ है। लेकिन क्रिस के कान अभी पूरी तरह रिपेयर नहीं हुए थे। उसे एलेक्स की बात सुनाई ही नहीं देती और वो बिना सोचे एलेक्स को गोली मार देता है। इस तरह उसे लगता है कि उसने अपनी वाइफ का बदला ले लिया। छुपा हुआ सच। मिशन के बाद क्रिस आरएसटी टीम के पास वापस आता है। सब नोटिस करते हैं कि उसकी नैनाइट्स की एनर्जी काफी कम हो चुकी है। क्रिस लीजा से कहता है, मैंने जेसिका के किलर को मार दिया। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसे मारने के बाद भी जेसिका वापस नहीं आई। एविडेंस मिटाने के लिए टीम उसकी गाड़ी को जला देती है। उसके बाद क्रिस को रिचार्ज के लिए दोबारा आरएसटी फैसिलिटी ले जाया जाता है। जब रिचार्ज प्रोसेस शुरू होने वाला होता है, तब ल्यूक अचानक क्रिस के पास आता है। क्रिस पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जवाब देने के बजाय ल्यूक एक बटन प्रेस कर देता है। अगले ही पल क्रिस के बॉडी का मोटर कंट्रोल बंद हो जाता है। अब वो अपना एक भी बॉडी पार्ट हिला नहीं सकता। ल्यूक मुस्कुराकर कहता है, तुम सच में समझ बैठी थी कि तुम्हारी वाइफ सच में मर गई थी? तुम सिर्फ हमारी गेम का एक पॉन हो। ये सुनते ही क्रिस की होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ल्यूक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हम तुम्हारे अंदर नफरत भर देते हैं, फिर अगला टारगेट बताते हैं और बस एक बटन दबाकर तुम्हें उसके पीछे भेज देते हैं। अब क्रिस को सच समझ आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ल्यूक एक और बटन दबा देता है और क्रिस की सारी मेमोरीज दोबारा इरेज हो जाती हैं। झूठी यादें। पुरानी नैनाइट्स उसकी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं और नई नैनाइट्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस बार डॉक्टर माइक का पूरा एटीट्यूड बदला हुआ था। अब पता चलता है कि क्रिस की सारी मेमोरीज कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाई जाती हैं। हर सीन इतनी परफेक्शन से क्रिएट किया जाता है कि क्रिस को सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है।
सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, जेसिका की मौत का पूरा सीन भी माइक ही डिजाइन करता था। हर मिशन में वो किलर का चेहरा बदल देता था, कभी एलेक्स, कभी कोई और, ताकि क्रिस हर बार नए आदमी को अपनी वाइफ का किलर समझे। यानी ये सब पहली बार नहीं हुआ था। माइक इसी तरह क्रिस का यूज करके अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करवा रहा था। जैसी ही फेक मेमोरीज कंप्लीट होती हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया जाता है और क्रिस उन्हें अपनी असली यादों की तरह दोबारा जीने लगता है। अब लीजा ये सब देख देख कर थक चुकी थी। उसे क्रिस पर तरस आने लगा था। वो डॉक्टर माइक से कहती है, हम ये उसके साथ बार बार नहीं कर सकती। जैसे हमें अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक है, वैसे ही उसे भी होना चाहिए। माइक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे एनिमीज हैं। अगर हम उन्हें पहले खत्म नहीं करेंगे तो वो हमें खत्म कर देंगे। फिर वो लीसा से प्रॉमिस करता है, बस एक आखिरी बार, उसके बाद हम इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लॉन्च करेंगे और जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे। उधर क्रिस एक बार फिर वही फेक मेमोरीज जीने लगता है। वो केन्या में हॉस्टेज रेस्क्यू करता है, फिर घर लौटकर अपनी वाइफ के साथ बाहर जाता है और इस बार एक नया असैसिन जेसिका को उसके सामने मार देता है। होश में आने के बाद क्रिस को फिर कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर माइक वही पुरानी कहानी दोबारा सुनाता है, नानाइट्स के बारे में बताता है और मीठी बातों से एक बार फिर क्रिस का ट्रस्ट जीत लेता है। प्लान के मुताबिक लीसा उसे फिर से बाहर ले जाती है। जैसे ही वही म्यूजिक बजता है, क्रिस की फेक मेमोरीज दोबारा एक्टिवेट हो जाती हैं। बदले की आग में जलता हुआ क्रिस तुरंत नए किलर को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सारी यादें उसकी अपनी थी ही नहीं। हर कदम, हर डिसीजन, सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। यहाँ तक कि प्लेन का मैनुअल पढ़कर एयरक्राफ्ट उड़ाना भी उन्हीं का दिया हुआ आइडिया था। इस बार क्रिस सीधा इंग्लैंड पहुंचता है, जहाँ उसका नया टारगेट था निक। जैसे ही निक अपने घर के बाहर एक अनजान अमेरिकन को खड़ा देखता है, वो तुरंत अपने आदमियों को वेपन्स लाने का ऑर्डर दे देता है। उसे समझ आ चुका था, ये कोई आम इंसान नहीं है, नया टारगेट। डॉक्टर माइक और उसका हैकर हर वक्त क्रिस की लोकेशन और उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ही क्रिस निक के घर के बाहर पहुंचता है, निक के आदमी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार क्रिस लड़ने की बजाय एक स्मार्ट ट्रिक यूज करता है। वो जानबूझकर मरने का नाटक करता है। बॉडीगार्ड समझते हैं कि टारगेट खत्म हो चुका है, इसलिए वो आराम से उसे घर के अंदर ले जाते हैं। हिडन हैकर। इसी घर के बेसमेंट में एक हैकर एरिक कई महीनों से कैद था। निक उससे जबरदस्ती एक ऐसा डिवाइस बनवा रहा था जो नैनाइट्स को डीएक्टिवेट कर सके। एरिक कोई आम हैकर नहीं था, वो इतना ब्रिलियंट था कि डॉक्टर माइक की टीम भी उसका पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करती थी और उन्हें ये तक नहीं पता था कि एरिक अभी भी जिंदा है। जैसे ही क्रिस को अंदर लाया जाता है, वो अचानक उठ खड़ा होता है और देखते ही देखते निक के सारे आदमियों को खत्म कर देता है। सिचुएशन बिगड़ती देखकर निक घबरा जाता है। वो एरिक से चिल्लाकर कहता है, जल्दी डिवाइस एक्टिवेट करो। लेकिन एरिक बताता है कि सिस्टम को पूरी तरह रेडी होने में अभी कुछ और मिनट लगेंगे। वो रिमोट पकड़ते हुए कहता है, जैसे ही प्रोग्रेस 100% हो जाए, बस ये बटन दबा देना। एक और धोखा। डॉक्टर माइक को जैसे ही पता चलता है कि निक के पास नानाइट्स को बंद करने वाला डिवाइस है, वो क्रिस को फौरन वापस आने का ऑर्डर देता है। लेकिन क्रिस ने उसका कम्युनिकेशन पहले ही म्यूट कर दिया था, इसलिए माइक की एक भी बात उस तक नहीं पहुंचती। क्रिस सीधा निक के सामने पहुंच जाता है। निक अपनी जान की भीख मांगता है। वो बार बार कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन बदले की आग में अंधा हो चुका क्रिस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बिना सोचे उसे गोली मार देता है। उसे लगता है कि उसने एक और दुश्मन खत्म कर दिया। सच की शुरुआत। मिशन खत्म करके जैसे ही क्रिस बाहर निकलता है, एरिक रिमोट का बटन दबा देता है। एक ही पल में क्रिस की बॉडी के सारे नानाइट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डॉक्टर माइक दोबारा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक ने आसपास के पूरे एरिया की पावर सप्लाई कट कर दी थी, इसलिए माइक का सिग्नल क्रिस तक पहुंच ही नहीं पाता। उधर क्रिस बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। एरिक उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है। पहला शॉक फेल हो जाता है, फिर वो वोल्टेज बढ़ाकर दोबारा शॉक देता है। इस बार क्रिस होश में आ जाता है, लेकिन आंख खुलते ही वो एरिक को मारने की कोशिश करता है। एरिक फौरन कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। वो समझाता है कि अगर उसने पहले तुम्हें रोकने की कोशिश की होती तो वो भी बाकी लाशों के साथ पड़ा होता। असली सच। क्रिस हैरानी से कहता है, मैं हर बार एक ही सपना देखता हूँ, मेरी वाइफ को मेरे सामने मारा जाता है, लेकिन हर बार किलर का चेहरा अलग होता है। ये बात सुनते ही एरिक को सब समझ आ जाता है। वो कहता है, जिसे तुम सच समझ रहे हो सकता है वो सिर्फ एक झूठ हो। ये सुनते ही क्रिस के दिमाग में एक और सवाल आता है। उसे याद आता है, उसने कभी जेसिका को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। क्रिस फौरन वहां से निकलने लगता है, लेकिन एरिक उसे रोक लेता है। वो कहता है,
अब माइक के लिए मैं भी एक थ्रेट बन चुका हूँ। अगर उसके लोग मुझे पकड़ लेंगे तो वो तुम्हारी तरह मेरे दिमाग से भी खेलेंगे। क्रिस कुछ देर सोचता है, फिर अपनी बॉडी से कुछ नैनाइट्स के सैंपल्स निकालकर एरिक को दे देता है। वो चाहता था कि एरिक उन्हें रीप्रोग्राम करे ताकि उसकी बॉडी पर सिर्फ उसका अपना कंट्रोल रहे, किसी और का नहीं। एरिक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जेसिका जिंदा है। क्रिस सीधा जेसिका को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर डॉक्टर माइक जब क्रिस से कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो ल्यूक और जेसन को उसके पीछे भेज देता है। क्रिस लंदन पहुंचता है और उस घर के दरवाजे पर नॉक करता है जहां कभी वो और जेसिका साथ रहती थी। दरवाजा खुलता है और सामने जेसिका खड़ी होती है। उसे देखते ही क्रिस की आंखों में उम्मीद लौट आती है। जेसिका भी पहले पल में उसे गले लगा लेती है। क्रिस इमोशनल होकर कहता है, मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं घर जरूर लौटूंगा। लेकिन ये सुनते ही जेसिका पीछे हट जाती है। क्रिस कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है। जेसिका की अब एक बेटी भी थी। जेसिका शांत आवाज में कहती है, प्लीज यहाँ से चली जाओ, मेरी अब अपनी नई फैमिली है। ये सुनते ही क्रिस की दुनिया टूट जाती है। उसे पता चलता है कि उन दोनों को अलग हुई 5 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अब जेसिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। क्रिस बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शिकार फिर शुरू। क्रिस अभी वापस जा ही रहा होता है कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। ट्रक के अंदर से ल्यूक बाहर निकलता है और क्रिस पर एक स्पेशल वेपन से फायर करता है। उस अटैक की वजह से क्रिस की बॉडी के नानाइट्स कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। क्रिस समझ जाता है कि इस बार उसके दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसलिए वो लड़ने के बजाय वहां से भागने का फैसला करता है। ल्यूक उसका पीछा करता है, लेकिन क्रिस भीड़ में गायब हो जाता है। तब जेसन अपने एडवांस्ड ड्रोन्स एक्टिवेट करता है। ड्रोन्स आसमान से क्रिस की हर मूवमेंट ट्रैक करने लगते हैं। शॉर्टकट की मदद से ल्यूक उसके सामने पहुंच जाता है। जैसे ही वो क्रिस पर फायर करने वाला होता है, क्रिस एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेता है और ल्यूक पर फायरिंग शुरू कर देता है। ल्यूक बच तो जाता है, लेकिन क्रिस फिर से दूर निकल चुका होता है। जेसन ड्रोन की मदद से उसका नया रूट बता देता है। ल्यूक शॉर्टकट लेकर फिर उसके सामने आ खड़ा होता है। इस बार क्रिस सीधा उस पर जंप करता है। दोनों जमीन पर गिरते ही हैं कि पीछे से आता हुआ एक ट्रक उन दोनों को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि ल्यूक की टांग टूट जाती है, लेकिन क्रिस को एक खरोच तक नहीं आती। वो ल्यूक को खत्म करने ही वाला होता है कि जेसन छुपकर उसकी बॉडी पर एक ट्रांसमीटर चिप लगा देता है। जैसे ही ट्रांसमीटर एक्टिवेट होता है, क्रिस दोबारा डॉक्टर माइक के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और माइक तुरंत उसका सिस्टम शट डाउन कर देता है। बेहोश क्रिस को फिर से आरएसटी फैसिलिटी लाया जाता है। लीसा की बगावत। फैसिलिटी पहुंचते ही डॉक्टर माइक लीसा को ऑर्डर देता है कि वो एरिक को ढूंढकर उसे खत्म कर दे, लेकिन लीसा और खून नहीं बहाना चाहती थी। वो साफ मना कर देती है। लीसा की ये बात माइक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वो उसकी ब्रीदिंग डिवाइस को रिमोट से बंद कर देता है। अगले ही पल लीसा का दम घुटने लगता है। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। जब उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, तब माइक दोबारा डिवाइस ऑन कर देता है। वो सिर्फ एक बात समझाना चाहता था, लीसा की जिंदगी उसके हाथ में है और अगर उसने दोबारा उसके ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की तो अगली बार वो उसे बचने का मौका कभी नहीं देगा। माइक के ऑर्डर्स के बाद लीसा मजबूरन अपनी टीम के साथ एरिक को ढूंढने निकलती है। वो एरिक तक पहुंच जाती है और उसे बेहोश कर देती है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। लीसा ने माइक का साथ छोड़ दिया था। एरिक को माइक के हवाले करने के बजाय वो माइक के ही आदमियों को मार देती है और एरिक की जान बचा लेती है। माइक का लालच। उधर डॉक्टर माइक अकेला क्रिस से बात करता है। उसने क्रिस के लिए एक इतनी रियलिस्टिक वर्चुअल सिमुलेशन बनाई थी जो बिल्कुल असली दुनिया जैसी लगती थी। माइक कहता है, अगर तुम चाहो ये पूरी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। बाहर की दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तुम अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्रिस किसी की कठपुतली बनकर जीना नहीं चाहता था। उसे अपनी आजादी ज्यादा प्यारी थी। माइक समझ गया था, प्यार और सपनों से क्रिस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने वही पुराना प्लान दोबारा यूज करने का फैसला किया। एक नया शिकार। लीसा माइक से झूठ बोल देती है। वो कहती है कि किसी ने एरिक को पहले ही वार्निंग दे दी थी, इसलिए वो भाग निकला। माइक तुरंत फैसला करता है कि एरिक को भी खत्म करना होगा और इस बार क्रिस का नया टारगेट बना दिया जाता है, एरिक। लेकिन माइक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान लीसा और एरिक उसके खिलाफ सबसे बड़ा गेम खेल रहे थे। एरिक के बनाए हुए वायरस को लीसा आरएसटी के कंप्यूटर्स में अपलोड कर देती है। कुछ ही पलों में पूरे सिस्टम का कंट्रोल एरिक के हाथ में आ जाता है।
यादों की वापसी। क्रिस अभी भी फेक मेमोरीज के अंदर जी रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने लीसा नजर आती है। डॉक्टर माइक समझ जाता है कि किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरिक रिवर्स कोडिंग की मदद से क्रिस की फेक मेमोरीज को एक एक करके डिलीट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्रिस को समझ आने लगता है कि जो कुछ वो देख रहा था वो सब झूठ था। लीसा उसकी मेमोरी सिस्टम से कनेक्ट होकर उसे पूरा सच बता देती है और क्रिस आखिरकार रियलिटी में वापस आ जाता है। अच्छी बात ये थी कि एरिक की वजह से सिमुलेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए क्रिस को अपना असली पास्ट भी याद आ जाता है। फाइनल वॉर। डॉक्टर माइक गुस्से से पागल हो जाता है। सजा देने के लिए वो लीसा का ब्रीदिंग डिवाइस फिर से बंद कर देता है, लेकिन इस बार जब वो मुड़कर देखता है तो लीसा बिल्कुल ठीक खड़ी होती है। एरिक उसके डिवाइस को भी फ्री कर चुका था। अब माइक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सबको मार दो। वो अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को अटैक का ऑर्डर दे देता है। इसी बीच लूक और जेसन माइक का सबसे एडवांस्ड प्रोटोटाइप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर लेते हैं। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। क्रिस वर्सेस लूक। क्रिस फैसिलिटी से बाहर निकलने ही वाला होता है कि लूक उसका रास्ता रोक लेता है। मुस्कुराकर वो कहता है, जेसिका को प्रेशर गन से मारने का आइडिया मेरा था। ये सुनते ही क्रिस का गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। प्रोटोटाइप की वजह से लूक बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन क्रिस के गुस्से के सामने उसकी ताकत भी कम पड़ जाती है। लड़ते लड़ते क्रिस लूक को पकड़कर सीधा बिल्डिंग की 100th फ्लोर से नीचे जंप कर देता है। इसी दौरान जेसन भी अटैक कर देता है। दोनों मिलकर क्रिस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। क्रिस लूक को जोर की किक मारकर दूर फेंक देता है और जेसन से कहता है, अब भी वक्त है, रुक जाओ। लेकिन जेसन मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार अटैक करता रहता है। लूक पीछे से आकर क्रिस को जोर से गिरा देता है। सबको लगता है कि इस बार क्रिस खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद क्रिस दूसरी एलिवेटर से वापस आ जाता है। वो इतनी स्पीड से जंप करता है कि पूरी एलिवेटर ही टूटकर नीचे गिरने लगती है। लूक अपने मैकेनिकल आर्म्स की मदद से केबल पकड़ लेता है। अब लूक और जेसन दोनों मौत और जिंदगी के बीच लटक रहे थे। जेसन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लूक अपनी जान बचाने के लिए केबल ही काट देता है। जेसन सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। अब लूक क्रिस को भी गिराने की कोशिश करता है, लेकिन केबल टूटने से पहले ही क्रिस उसके सूट को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से टूटी हुई केबल को भी थाम लेता है। गिरने के दौरान क्रिस लूक के एक्सोस्केलेटन को टुकड़ी टुकड़ी कर देता है। जैसे ही उसका सूट टूटता है, लूक की सारी एक्स्ट्रा पावर खत्म हो जाती है और वो सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। आखिरी मुकाबला। उधर डॉक्टर माइक भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, लूक का उड़ता हुआ मैकेनिकल हाथ आकर उसकी कार को तबाह कर देता है। माइक संभल भी नहीं पाता कि क्रिस उसके सामने आ खड़ा होता है। इस बार माइक के चेहरे पर मौत का डर साफ नजर आ रहा था। बचने के लिए वो बंदूक निकालता है और क्रिस पर रॉकेट फायर कर देता है, लेकिन क्रिस हवा में ही उस ग्रेनेड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अगले ही पल जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। ब्लास्ट की वजह से उसकी बॉडी के नैनाइट्स हवा में बिखर जाते हैं। उधर एरिक मॉनिटर पर देख रहा होता है कि क्रिस के नैनाइट्स की एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अगर ये प्रोसेस जारी रहा तो इस बार उसे बचाना नामुमकिन होगा। फिर भी क्रिस के बचे हुए नैनाइट्स एक आखिरी बार उसकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। माइक समझ जाता है कि क्रिस के पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची। वो एक और ग्रेनेड फायर करता है, लेकिन इस बार क्रिस के नैनाइट्स ग्रेनेड को ब्लास्ट होने से पहले ही तोड़ देते हैं। माइक हंसता हुआ कहता है, तुम्हारी नैनाइट्स खत्म हो चुकी हैं, कुछ ही सेकंड्स में तुम शट डाउन हो जाओगी। क्रिस शांत आवाज में जवाब देता है, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं। ये कहकर वो ग्रेनेड माइक के पास गिरा देता है। जोरदार एक्सप्लोजन होता है और दोनों उस ब्लास्ट में गायब हो जाते हैं। सबको लगता है कि क्रिस हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन कुछ महीने बाद क्रिस दोबारा होश में आता है। उसे जिंदा देखकर एरिक भी हैरान रह जाता है। सबसे बड़ी बात, इस बार क्रिस को अपना पूरा पास्ट याद था। एरिक बताता है कि क्रिस की मौत के बाद उसने नैनाइट्स में कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस की हैं। अब उन्हें बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस दिल से एरिक का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो लीजा से कहता है, माइक ने बहुत गलत काम किए, लेकिन उसने एक बात सही कही थी। हम पहले क्या थे उससे ये डिसाइड नहीं होता कि हम आगे क्या बन सकते हैं। इसी सोच के साथ क्रिस फैसला करता है कि अब वो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद के लिए करेगा, ना कि किसी की जान लेने के लिए। और इसी इमोशनल नोट के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ब्लडशॉट रिव्यूज एंड रेटिंग्स। अब बात करते हैं ब्लडशॉट को मिलने वाली रिव्यूज और ऑडियंस रिस्पॉन्स की। 2020 में रिलीज हुई विन डीजल की ये साई-फाई एक्शन मूवी क्रिटिक्स को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। रॉटन टमेटोज पर 173 क्रिटिक्स के रिव्यूज के बाद मूवी को सिर्फ 31% टोमेटो मीटर स्कोर मिला।
लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्रिटिक्स के कंपैरिजन में काफी पॉजिटिव रहा, क्योंकि वेरीफाइड व्यूअर्स ने इसे 78% ऑडियंस स्कोर दिया। मेटाक्रिटिक पर मूवी का क्रिटिक स्कोर 44 आउट ऑफ 100 रहा, जबकि IMDb पर व्यूअर्स ने इसे 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी। लेटरबॉक्स्ड पर ब्लडशॉट का स्कोर लगभग 2.1 आउट ऑफ 5 रहा। IMDb पर हजारों व्यूअर्स की रेटिंग से भी यही पता चलता है कि ऑडियंस ने इसे एक एवरेज लेकिन एंटरटेनिंग एक्शन मूवी माना। क्रिटिक्स के मुताबिक मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके एक्शन सीन्स, विजुअल इफेक्ट्स और नैनाइट्स से जुड़ी पावर्स थीं। टनल वाला एक्शन सीक्वेंस, क्रिस की रैपिड हीलिंग और फाइनल फाइट जैसी मोमेंट्स विजुअली काफी इंप्रेसिव थी। लेकिन प्रॉब्लम इसकी स्टोरी के साथ थी। कई रिव्यूअर्स का मानना था कि मूवी का पहला हिस्सा एक नॉर्मल और प्रिडिक्टेबल रिवेंज थ्रिलर जैसा लगता है। बाद में जब फेक मेमोरीज और माइंड कंट्रोल वाला ट्विस्ट सामने आता है, तब स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग जरूर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा सरप्राइजेस नहीं मिलती। एक रिव्यू के मुताबिक मूवी तेज पेस से आगे बढ़ती है और इसमें कुछ जेन्युइनली इंप्रेसिव एक्शन सीन्स हैं, लेकिन कई जगह फास्ट एडिटिंग की वजह से एक्शन को क्लियरली समझना मुश्किल हो जाता है। मूवी का सबसे बड़ा इशू प्रिडिक्टेबिलिटी माना गया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट के अलावा कहानी अक्सर वही डायरेक्शन लेती है जिसकी ऑडियंस पहले से उम्मीद कर रही होती है। विन डीजल की परफॉर्मेंस को भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि उनकी एक्टिंग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी और वो अपनी यूजुअल एक्शन हीरो इमेज से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन दूसरी तरफ एक्शन मूवी फैंस के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस कैरेक्टर के लिए सूटेबल थी। सपोर्टिंग कास्ट में ईजा गोंजालेस की परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिला। उनके कैरेक्टर ने मूवी में इमोशन और ह्यूमैनिटी ऐड की। गाय पियर्स ने भी डॉक्टर हार्टिंग के रोल में एक इंटेलिजेंट और कन्विंसिंग विलन की परफॉर्मेंस दी। रिव्यूअर्स ने लमॉन मॉरिस की हैकर कैरेक्टर को भी मूवी का एंटरटेनिंग हिस्सा माना। ऑडियंस रिव्यूज भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड नजर आए। कुछ व्यूअर्स को मूवी की एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स और मेन ट्विस्ट काफी पसंद आया। उनका मानना था कि ब्लडशॉट को सीरियस मास्टरपीस समझने के बजाय एक सिंपल कॉमिक बुक एक्शन एंटरटेनर की तरह देखा जाए तो ये एंजॉयबल मूवी है। लेकिन दूसरे व्यूअर्स ने कंप्लेन की कि ट्रेलर ने स्टोरी का इंपॉर्टेंट ट्विस्ट पहले ही रिवील कर दिया था। कुछ लोगों को स्टोरी फेमिलियर, प्रिडिक्टेबल और क्लीशे से भरी हुई लगी। फिर भी कई व्यूअर्स ने कहा कि मूवी क्रिटिक्स के दिए हुए स्कोर से ज्यादा एंटरटेनिंग है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। ब्लडशॉट को तकरीबन $45 मिलियन के बजट में बनाया गया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मूवी लगभग $39.8 मिलियन ही कमा सकी। अमेरिका और कनाडा में इसकी टोटल अर्निंग करीब $12.5 मिलियन रही। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्लडशॉट मार्च 2020 में रिलीज हुई थी, बिल्कुल उस वक्त जब दुनिया भर में सिनेमास बंद होना शुरू हो गए थे। इस वजह से मूवी का थिएट्रिकल रन अचानक रुक गया और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बड़ा नुकसान हुआ। थिएटर्स में कम अर्निंग के बावजूद मूवी ने होम रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस दी। ब्लडशॉट को असल में वैलिएंट कॉमिक सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी बनाने का प्लान था। मेकर्स चाहते थे कि इसके बाद इसी यूनिवर्स की और सुपर हीरो फिल्म्स भी बनाई जाएं। लेकिन वीक क्रिटिकल रिस्पॉन्स और डिसअपॉइंटिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से फ्रैंचाइज और सीक्वल के प्लान्स अनसर्टेन हो गए। फाइनल वर्डिक्ट। ओवरऑल ब्लडशॉट एक एवरेज लेकिन एंटरटेनिंग साई-फाई एक्शन मूवी है। इसकी स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लगती और कई सीन्स प्रेडिक्टेबल हैं। विन डीजल का कैरेक्टर भी उतना इमोशनली डीप नहीं बन पाता जितना बन सकता था। लेकिन मूवी के एक्शन सीन्स, नैनाइट्स का कॉन्सेप्ट, पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज और फेक मेमोरीज वाला ट्विस्ट इसे एक बार देखने लायक जरूर बनाते हैं। अगर आपको फास्ट एक्शन, सुपर सोल्जर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और रिवेंज बेस्ड मूवीज पसंद हैं, तो ब्लडशॉट आपको एंटरटेन कर सकती है। लेकिन अगर आप एक डीप स्टोरी, पावरफुल इमोशंस और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद ये मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करे। हमारी तरफ से ब्लडशॉट को 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मूवी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक कैजुअल एक्शन एंटरटेनर के तौर पर ये बिल्कुल बोरिंग भी नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली मूवी के साथ।